बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम किन मेथड्स के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए जो एक कंपल्शन है वो ये कि हम जो भी चीज़ जिस भी क्यूरी को लेकर आगे मूव कर रहे हैं, उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसकी कंडीशन ये एक है कि इट मस्ट बी अ बायोलॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, ये ना हो गया आप बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है ही नहीं, आप फिजिक्स से रिलेटेड काम कर रहे हो या आप केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आगे चल रहे हो। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है डैट इज़ बायोलॉजिकल मैथड। बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट इट इज़ नेसेसरी कि हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू सॉल्व करें। तो बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली अ मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले से हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड आ रहा है। मतलब हम बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हुए अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब 500 ईयर्स पहले गैलीलियोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से लेकर अब तक जो भी रिसर्च की जा रही है वो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू की जा रही है। अब बायोलॉजिकल मेथड को अगर हम लेकर आगे चलते हैं तो उसका हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये कि हमें अभी तक जितनी भी मेडिसिन में एडवांसमेंट हुई है वो सब एडवांसमेंट जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हुई है। सेकंड, इसने इकोलॉजी में बहुत हेल्प किया है, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत हेल्प किया है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। टेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम वैक्सीन्स बनाते हैं, बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। लास्ट ये है इंश्योर्स क्वालिटी डाटा फॉर पब्लिक। जो भी डाटा हमारे पास आता है वो एक क्वालिटी डाटा होता है, हम इंश्योर होते हैं कि ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर से गुजर कर हमारे पास है, ये टेस्टिफाइड डाटा है, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड है ऑब्जर्वेशन। थर्ड वन इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। फोर्थ वन इज डिडक्शन। फिफ्थ वन इज एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, एंड द लास्ट but not least very important, reporting of the results. It is very important step of solving a biological problem. Then move towards the first step, that is recognition of biological problem. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व तो करने बैठ गए हैं लेकिन हमें पहले उसकी बेस पता होनी चाहिए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इट मस्ट बी अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही बात जो मैंने आपसे शुरू में की थी कि हमें जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो बायो में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स, तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास दो तरह से आती है, या तो आस्क्ड बाय समवन, किसी ने आपसे पूछ लिया, ठीक है, जैसा कि अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग जो थे वो कोविड का शिकार हो रहे थे, तो अब ये बायोलॉजिस्ट के जहन में आया कि भाई लोगों ने पूछा कि इसकी हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं है, तो आस्क्ड बाय समवन ये हो गया। सेकंड, बायोलॉजिस्ट थिंक बाय हिमसेल्फ, बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आ गया कि भाई ये काम ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे इसकी सर्च करनी चाहिए, मुझे इसके बारे में आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन को हम उर्दू में क्या कहते हैं, मुशाहिदा करना, किसी चीज को देखना, गौर व फिक्र करना। तो मुशाहिदा करना कैसे होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, एक स्टेटमेंट आ गई कि ये प्रॉब्लम है और ये क्यों हो रही है, हमने ये देखना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी उसके रिलेटेड पुराना डाटा है हम सबसे पहले उस पुराने डाटा को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उस डाटा को पढ़ने के बाद हम नया डाटा बनाएंगे, मेक्स न्यू वन। पहले क्या करेंगे, प्रीवियस डाटा देखेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं,
कि कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं उनके अंदर पस आ जाती है और वो हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर लें, हम कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ कर लें, वो पस नहीं जाती। ठीक है, अब साइंटिस्ट के जहन में आया, बायोलॉजिस्ट के जहन में आया कि मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले पिछली बुक्स जो होंगी, पिछला जो डाटा होगा, वो सारा डाटा रीड करेगा, लिटरेचर को पढ़ेगा कि पहले इसके ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद वो फिर नई ऑब्जर्वेशन बनाएगा। अब नई ऑब्जर्वेशन तो बनाएगा, बट हाउ, किस तरह? 5 सेंसेस के थ्रू। 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। विजन, आई, देखना, हेयरिंग, ईयर, कान से हम सुनते हैं, टंग से हम जो है वो इसको टेस्ट करते हैं, सॉरी टेस्ट करते हैं हम टंग से। उसके बाद स्मेल जो है वो हम नोज से करते हैं और टच हैंड से। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए इन 5 सेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये 5 सेंसेस के थ्रू हम अपनी ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन की क्या टाइप्स हैं, कितनी तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं, ये जो है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो लिखें, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं। इट कैन बी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और इट कैन बी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटी मतलब किसी चीज़ की खसूसियत, ठीक है, और क्वांटिटी मतलब किसी चीज़ की मिकदार। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वेरिएबल होती है, चेंज होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कोई मेडिसिन, अगर कोई हम ऑइंटमेंट की बात कर लेते हैं कि ये ऑइंटमेंट अच्छी है, ठीक है, ये ऑइंटमेंट अच्छी है, मतलब कितनी अच्छी है हमें ये नहीं पता। तो क्वांटिटेटिव में हम ये बताते हैं कि ये 50% वर्क करती है, ये 80% वर्क करती है। तो हमारे पास एक फिगर आ जाता है, एक नंबर आ जाता है, एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो क्वालिटेटिव क्या हुआ, लेस एक्यूरेट हुआ, और क्वांटिटेटिव जो है मोर एक्टिव है, मोर एक्यूरेट हमारे पास नंबर आ जाता है। ठीक है, एक डिफरेंस हो गया हमारे पास वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का। और सेकंड हमारे पास आ गया लेस एक्यूरेट एंड मोर एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। अब थर्ड है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम मैयर नहीं कर सकते। किसी चीज़ का लंबा होना, चौड़ा होना, छोटा होना, अच्छा होना, बुरा होना, हम इन क्वालिटीज़ को मैयर नहीं कर सकते। लेकिन कोई चीज़ कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, अच्छी कितनी है, कितने % वर्क कर सकती है, उसको हम मैयर कर सकते हैं। डैट इज क्वांटिटेटिव मैयर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन नॉट रिकॉर्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन नंबर्स। ठीक है, हम इसको नंबर्स में नहीं लिख सकते, बट क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम ये लिख सकते हैं कि ये चीज़ इतने नंबर्स, जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको आगे दे रही हूँ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहले हमारे पास आता है पानी की एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज कोल्डर देन वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो पता चल गया कि पानी का जो नुक्ता इंजमाद है, जिस पॉइंट पे पानी जम जाता है वो कम है, और जिस पॉइंट पे वो उबलता है वो ज़्यादा है। ये हमारे पास आ गया क्वालिटेटिव में, ये हमें क्वालिटी बता दी है, बट हमें क्वांटिटी बता नहीं पता। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम ये देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी तरह अनदर एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक, दैट इज अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन एथेनॉल। यानी कि अगर हम एथेनॉल को लेते हैं तो एथेनॉल हल्की है, जबकि पानी को लेते हैं तो पानी का वजन ज़्यादा है। ये आ गई क्वालिटी। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ये आता है कि अगर हम 1 लीटर पानी को वे करते हैं, उसको मैयर करते हैं, तो उसके अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। बट अगर हम 1 लीटर एथेनॉल को मैयर करते हैं तो उसमें 789 ग्राम्स होते हैं। 7, 8, 9, ईजी टू लर्न। 7, 8, 9, 7, 8, 9। कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम जब भी
बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है डैट इज़ रीडिंग। हमें पहले रीड करना पड़ता है कि भाई पिछला जो डाटा था उसमें क्या था। हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स पहले से मौजूद हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं और हमारे पास क्या जो ऑब्जर्वेशंस पहले की गई हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली ये है कि साइंस जो है, साइंस एक एवर ग्रोइंग चीज़ है। एवर ग्रोइंग किसे कहते हैं? यानी कि साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, हमेशा हमारे पास खुल कर आता रहेगा, नई नई जो है इनोवेशंस हमारे पास आती रहेंगी। तो इस वजह से हम हमेशा ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक इनोवेटिव तरीके से करते रहेंगे। थर्ड हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को अज्यूम कर लेना, ठीक है। अब जैसे अभी हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके हमने ये देखा कि भाई हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जरासीम ऐसे हैं जो कि किसी ज़ख़म पे जाके लगते हैं और ज़ख़म को ख़राब कर देते हैं, उसमें पस डल जाती है। ये तो हमने सोच लिया, लेकिन अब इस चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज करना है, हमने इस चीज़ को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके हमने एक डाटा बनाना है, इसे हम कहेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड मेक अ स्टेटमेंट, दैट इज हाइपोथेसिस। इसकी डेफिनेशन क्या है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन होती है। तो टेंटेटिव का मतलब होता है आर्जी, ठीक है। टेंटेटिव मतलब आर्जी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आर्जी हो, नॉट परमानेंट, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस की एक चीज़ ये है कि इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। मतलब मैंने तो कह दिया कि कोई जरासीम है जो कि ये ज़ख़म को बिगाड़ रहा है। अब ये बात मेरी ठीक भी हो सकती है, मेरी गलत भी हो सकती है। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपने इस चीज़ को बनाना है, स्टेटमेंट को बनाना है या अपने डाटा को, अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए हाइपोथेसिस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। सो आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन आए आप उसको एक ऑर्गेनाइज डाटा में इकट्ठा करते हो। तो इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। जो भी आप हाइपोथेसिस दे रहे हो वो एक सादी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो किसी की भी समझ में आ सके। टेंटेटिव आइडिया, एक आर्जी एक आइडिया होना चाहिए जिसे आप बाद में बदल भी सको। एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप कह रहे हो कि जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पस जो है वो पस कॉज कर रहे हैं, तो क्या ये बात समझने वाली है? क्या ये ज़हन में आती है कि वाक़ई में ऐसा हो सकता है? ऐसा ना हो कि आप कह दो कि किसी जानवर के काटने से जो है वो पस जो है वो वूंड में आ गई है। तो अब हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन आपको ऐसी बात कहनी चाहिए जो दूसरे के मानने में भी आए। क्या पता वूंड जो है वो किसी नाइफ के साथ लगा हो, किसी ऐसी चीज़ के साथ लगा हो, ना जानवर के काटने से लगा हो। मतलब आपको इस चीज़ का आइडिया ना हो कि पीछे इस जो आपके सामने पिक्चर आ रही है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सेबल, मतलब आप इसको टेस्ट कर सको और इसको झुटला भी सको। यानी कि अगर आपको हाइपोथेसिस बनानी है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ये हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपेक्ट ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना, कमी कर देना। अब आप जब हाइपोथेसिस बनाते हो तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद बहुत सारी स्टेटमेंट आ जाती हैं। अब डिडक्शन में क्या करते हैं? लॉजिकल कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। कॉन्सिक्वेंसेस कह लें या कंक्लूजन कह लें, एक ही बात है।
जो भी हाइपोथेसिस आप एक साइंटिस्ट बनाता है उसकी फिर वो नताइज निकालता है, मतलब लॉजिकल लग रहा होता है उसको कि हाँ ये इसमें लॉजिक है, वो स्टेटमेंट्स को अलग कर लिया जाता है। हाइपोथेसिस इज टेकन ट्रू एंड रिजल्ट्स ड्रॉन। अब जिस ट्रू जो उसको लगती है कि ये इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बेहतर होंगे, तो वो उन हाइपोथेसिस को लेकर उनसे आगे रिजल्ट्स निकालने के लिए उनको आगे एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जाता है। अब इसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक इफ़ एंड देन। इफ एंड देन यानी कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। इस चीज को लेकर हम एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ही बेसिक स्टेप है। बेसिकली जब जो आपका एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका यहाँ से सही से जो है वो स्टार्ट होती है, यहाँ से इसको परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और हमें पता चलता है कि भाई क्या रिजल्ट आने वाले हैं। अब एक्सपेरिमेंटेशन में हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस है क्या वो करेक्ट है, ठीक है, हम उसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं कि इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन वी एक्सेप्ट इट, ओके, देन एंड इफ हाइपोथेसिस आर रॉन्ग देन वी रिजेक्ट इट, ठीक है। और जब हाइपोथेसिस जो है वो सही होती है तो फिर हम उसको लेकर आगे चलते हैं, हम उसको जो है वो हम आगे उसको लेकर उससे रिजल्ट्स बनाते हैं। आगे अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया। अब जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आए उसको हमने सारे डाटा को इकट्ठा करना है। जो ट्रू डाटा है उसको इकट्ठा करने के बाद हमने उससे बनाने हैं क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस अब यहाँ पर हमारी हो जाएंगी। उसके बाद जो भी हमारे पास डाटा आएगा क्वांटिटी में, जैसे हम देखते हैं कि हमने एक ह्यूमन बींग्स के सैम्पल्स लिए हैं। अब उसमें हमने एज ले ली, भाई हमने यंग भी ले लिए, हमने चिल्ड्रन भी ले लिए, हमने ओल्ड भी ले लिए, तो हम उसमें एक एवरेज निकाल लेंगे। हम 3 ग्रुप्स बना लेंगे, यंग का, ओल्ड का और चिल्ड्रंस का। तो अब उसमें हम एवरेज निकालने के बाद, ग्रुप्स बनाने के बाद उनकी एवरेज निकालेंगे। सपोज हमारे पास जो है वो एज 10 से लेकर 20 तक के लोग, उनमें क्या रिजल्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे, हम उसका मीन निकालेंगे, हम इसका मोड निकालेंगे। इस तरह से हमारे पास जो भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं उनको अप्लाई करके हम अपने रिजल्ट्स को समराइज करेंगे। जब एक बार हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो अब उन रिजल्ट्स को क्या करेंगे, अब अपने पास तो नहीं रखेंगे, आप उन रिजल्ट्स को जो है वो बताएंगे लोगों को कि भाई मैंने इस टॉपिक के ऊपर या इस क्वेश्चन के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मेरे जो रिजल्ट्स आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो भी रिज़ल्ट आप किसी बायोलॉजिस्ट के पास आता है उस रिज़ल्ट को रिपोर्ट करने का सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो यहाँ पर बुक में जो गिवन है, एक साइंटिफिक जर्नल्स में वो जैसे बुक्स होती हैं, ठीक है, इसी तरह साइंटिफिक जर्नल्स भी होते हैं, उसमें सारा साइंस से रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव पब्लिकेशंस, वो सब चीज़ें जो हैं वो उसमें गिवन होती हैं। तो वो साइंटिफिक जर्नल्स में अपना जो रिजल्ट होगा, अपनी जो फाइंडिंग्स होगी वहाँ पर वो पब्लिश करवा देगा, ठीक है। या इसके अलावा अपनी रिसर्च के ऊपर एक बुक लिख देगा, उसको पब्लिश करवा देगा, या फिर लोगों को इकट्ठा करेगा नेशनल प्लेटफॉर्म पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर मीटिंग्स अरेंज होंगी, मीटिंग्स में वो अपनी जो भी उसकी एक्सपेरिमेंटेशन है उसको डिस्कस करेगा और अपने रिजल्ट्स को बताएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। उन सेमिनार्स में जो है वो अपनी अचीवमेंट जो होती हैं या फिर अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो उसमें वहाँ पर डिस्कस करने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्दर उनको उनके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड होता है कि वो आगे जाके किन तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, या फिर इस रिसर्च से वो अपनी रिसर्च का आइडिया दे सकते हैं। अब इस रिज़ल्ट को, या एक और तरीका भी है जैसे पम्फलेट छपवा देना,
टीवी में ऐड चला देना, न्यूज़ में दे देना। तो इससे बेसिकली सारी चीज़ों का एक ही पर्पज़ होता है कि रिजल्ट को रिपोर्ट किया जा रहा है। अब इसको रिपोर्ट करने का पर्पज़ क्या है? इसको रिपोर्ट करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि पीपल विल वेरीफाई योर रिजल्ट्स। ठीक है, वो देखेंगे कि इस बंदे ने ये काम किया है कि वेदर उसका ये काम ठीक है या नहीं। हर कोई कोशिश में लग जाएगा कि भाई इसका काम हम देखें, इसको रीचेक करें, इसको प्रूव करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आफ्टर वेरीफाई ऑफ द रिजल्ट्स टेस्टिंग की जाती है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने रिसर्च की कि उसने एक प्रोडक्ट बनाया कि ये प्रोडक्ट जो है वो जरासीम को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। तो उस प्रोडक्ट को पहले एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ solving a biological problem, but this is not least, it is very important summarization of result and reporting of results। जब तक आप अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट नहीं करते, किसी आपके इर्द गिर्द लोगों को नहीं पता चलता कि आपने क्या फाइंडिंग्स की हैं। अब एक बार सारे लेक्चर को गो थ्रू कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में आपने ये बताना है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं तो उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इस प्रॉब्लम को, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किन सीरीज से गुजरते हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं। वन बाय वन हमने इन पॉइंट्स को देखा। किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है या नहीं। ठीक है, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आस्क्ड बाय समवन और इट कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ऑब्जर्वेशन में ये देखना है कि जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या उसके ऊपर पहले स्टडी हुई हुई है। अगर हुई हुई है तो सारी स्टडी को दोबारा से आपने पढ़ना है, देखना है, उसके जर्नल्स चेक करने हैं, लिटरेचर सारा देखना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो आपने खुद बनानी है अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, इट मस्ट बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये आप प्रेफर करते हो कि आप किस तरह का डाटा इकट्ठा करते हो, बट प्रेफर्ड डाटा इज क्वांटिटेटिव डाटा। उसके बाद एग्जांपल्स गिवन है जो आपकी बुक में, वो डिस्कस की। डाटा सारा इकट्ठा करने के बाद एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसका कोई भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको ये करैक्टरिस्टिक्स जो है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी हैं ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रिडक्शन में जितनी भी हाइपोथेसिस हमने बनाई होती हैं या किसी साइंटिस्ट जो अपने टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, उन सारी स्टेटमेंट्स में से हमने जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो हमें लग रहा है कि इसका कोई ना कोई पर्पस है या ये एक अच्छी हाइपोथेसिस है, तो उस हाइपोथेसिस को लेकर हमने आगे फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ मूव करना है। जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो एक्सपेरिमेंट्स में हम जो भी हाइपोथेसिस हमें रिडक्शंस के बाद मिलती हैं, अभी तक हम हाइपोथेसिस में काम कर रहे हैं रिडक्शन तक। एक्सपेरिमेंट में आकर उस हाइपोथेसिस को हमने देखना है वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को समराइज करना है हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके। जब वो रिजल्ट्स आ जाते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिजल्ट्स को पब्लिश कर दो, उसको लोगों को बताओ, ताकि इसके ऊपर जो है वो रीवेरिफिकेशन की जा सके। नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी ऑफ मलेरिया को देखेंगे। इसमें जो भी एग्जाम्पल दिया उसको सारा डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल देयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।